बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ शुएब तारिक फ्रॉम masterchef.com। इससे पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट हाफ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेकंड हाफ को क्या करेंगे, डिस्कस। तो चलते हैं अपनी आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने जो मेजर टॉपिक स्टार्ट किया है वो है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के दरमियान क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है और याद भी करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं अपने आज के सवाल की। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान बहुत से कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है वो कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम इनके मेजर डिफरेंसेस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है कि कंपाउंड जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स के कंपाउंड कैसे बनता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करके एक दूसरे के साथ फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जबकि मिक्सचर इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स के इट इज़ फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो मिक्सचर्स क्या है, मिक्सचर्स जो है ना वो सिंपली तौर पे दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ क्या है फिजिकली तौर पे मिक्सअप किए जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान मेजर डिफरेंस फर्स्ट क्या हुआ कि इट इज़ द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और इट इज़ द सिंपल मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट डिफरेंस है कंपाउंड्स का, द कंस्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी। अब इसका क्या मतलब है, लूज देयर आइडेंटिटी, कि कंपाउंड्स जब दो एलिमेंट्स आपस में एक साथ कंबाइन होते हैं तो जो एक नई फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो कंपाउंड्स जो है उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी शो नहीं होती, एक नई चीज़ बन जाती है। जैसे कि हाइड्रोजन इज़ अ गैस, ऑक्सीजन इज़ अ गैस, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन करके वाटर बनाते हैं तो वाटर की क्या होती है, एक अपनी ही खसूसियत होती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर जाते हैं। जबकि मिक्सर में क्या होता है कि द कंस्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर आइडेंटिटी। मीन्स कि आपने दो एलिमेंट्स को आपस में मिक्स किया, तो मिक्सर होने के बाद जो उनका एक सब्सटेंस बन गया तो उसके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो रिटेन रहती हैं, शो होती रहती हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, कंपाउंड इट हैज़ फिक्स्ड रेशो बाय मास। अब कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि एक फिक्स्ड रेशो बाय मास, मीन्स कि आपने कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन किया तो इनके दरमियान एक फिक्स्ड केमिकल रेशो बाय मास मौजूद होती है। ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर क्या होती है, फिक्स्ड केमिकल रेशो बाय मास। जबकि मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है, इट डू नॉट हैव फिक्स्ड रेशो बाय मास। दो एलिमेंट्स आपस में फिजिकली तौर पे कंबाइन कर जाते हैं तो उनके दरमियान कोई फिक्स्ड केमिकल रेशो बाय मास मौजूद नहीं होती। तो इनके अंदर जो है वो मिक्सचर के अंदर कोई फिक्स्ड रेशो बाय मास मौजूद नहीं होती, जबकि कंपाउंड्स के अंदर जो है ना वो फिक्स्ड रेशो बाय मास मौजूद होती है। नेक्स्ट डिफरेंस, द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जब आपने दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन किया है केमिकली तौर पे तो एक नई चीज़ बन गई है, तो अब आप क्या है कि उस चीज़ को फिजिकली तौर पे आपस में सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकली तौर पे कैसे सेपरेट करना होता है कि किसी भी चीज़ को जो है ना वो आप बाय फिजिकल मीन्स डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के ज़रिए आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। नो, तो आप उसको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते कंपाउंड्स के अंदर जो भी चीज़ आप मिक्स करते हैं। जबकि मिक्सर के अंदर द कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जो आपने दो मिक्सचर्स को आपस में मिक्स किया था उसको किसी भी फिजिकल मेथड्स के ज़रिए इजीली जो है ना वो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनका एक फिक्स्ड केमिकल फार्मूला होता है जिसके ज़रिए हम उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स के पास ऑलवेज जो है ना वो एक केमिकल फार्मूला होता है जो उसकी रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। जबकि मिक्सर के अंदर इट डज नॉट हैव अ केमिकल फार्मूला, उसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। दो सब्सटेंस आपस में फिजिकली तौर पे मिक्स करते हैं और वो सब्सटेंस को एज अ अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में लिखा जाता है, उसका कोई केमिकल फार्मूला मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस के कंपाउंड्स हैविंग होमोजेनियस मिक्सचर्स। कंपाउंड्स जो है ना वो ऑलवेज होमोजेनियसली मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनियसली कंपोजिशंस होती हैं इसकी, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होमोजेनियसली आपस में मिक्सअप किए जाते हैं। जबकि मिक्सचर्स आर होमोजेनियस एज वेल एज हेटेरोजेनियस। मिक्सचर्स जो है ना वो टू टाइप्स के हो सकते हैं कि होमोजेनियसली भी मिक्स किए जा सकते हैं और हेटेरोजेनियस। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं
कंपाउंड इट हैज़ शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं कि कोई भी आपके पास सॉलिड है, जब आप उसको हीटअप करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो वो जो आपके पास खास टेम्परेचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, जबकि मिक्सर के इट डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। जबकि मिक्सर के अंदर शार्प और मेल्टिंग पॉइंट मौजूद नहीं होते। मीन्स के मिक्सर में आप दो एलिमेंट्स को आपस में फिजिकली तौर पे मिक्सअप करते हैं तो उनका कोई एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। जबकि कंपाउंड जो है ना वो एक केमिकली कंबाइन करके एक नई चीज़ बनती है तो उसका एक फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स कि इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं बनिस्बत मिक्सर्स की। तो ये थे सारे के सारे मेजर हमारे पास डिफरेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है और किसी भी एलिमेंट का जो है ना वो एटॉमिक मैस या मैस नंबर क्या होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर, चाहे वो कोई भी एलिमेंट है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनकी कुल तादाद को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। हियर इज द डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की कुल तादाद को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर जी। इसको हम जो है वो कैपिटल लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन हैविंग 6 प्रोटॉन्स, सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन हैविंग 8 प्रोटॉन्स, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मीन्स के जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस के एटम में पाए जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे और इसको हम कैपिटल लेटर जी से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मैस नंबर। मैस नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद को हम क्या बोलते हैं, मैस नंबर बोलते हैं। मीन्स कि मैसिव क्वांटिटी, जैसे मैस से रिप्रेजेंट हो रहा है कि हैवी क्वांटिटी है, तो किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मैस नंबर बोलते हैं या सिंपल मैस नंबर बोलते हैं और इसको हम कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हियर इज द डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मैस नंबर बोलते हैं और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए। इसको हम कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है कि कार्बन है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, सो उसका एटॉमिक मैस क्या हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन है 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स है और 8 न्यूट्रॉन्स है, सो इसका एटॉमिक मैस जो है ना वो कितना हो जाएगा, 8 + 8 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमें एटॉमिक मैस को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है जिससे हम आसानी से किसी भी एटम के क्या नाम है एटॉमिक मैस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है, A = G + N। A इज द एटॉमिक मैस, G इज द एटॉमिक नंबर एंड N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मैस के अंदर जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मैस बन जाता है। ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले के जरिए हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह इसकी एक एग्जांपल है जो कि एग्जांपल 1.1 है, वो इसी फार्मूले से रिलेटेड है कि हम कैसे किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ ताकि हमें पता चलता है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एग्जांपल 1.1 ये सामने मैंने आपकी शो की हुई है। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A = 238 and Z = 92। मीन्स एक आपके पास एलिमेंट है, उसका एटॉमिक आपको नंबर दिया गया है और एटॉमिक मैस दिया गया है, तो आपने इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले डाटा लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें मालूम करने हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें मालूम करने हैं। अब एटॉमिक मैस नंबर हमें गिवन है A = 238 और एटॉमिक नंबर जो है Z गिवन है हमें 92। सो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर जो है या Z जो है वो हमें ऑलरेडी
हमारे क्वेश्चंस के अंदर मौजूद है। सो वी नो दैट जी इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो इट हैज़ 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद के बारे में पता चल गया, जो कि 92 है। अब हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम वो फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे जी और एन की, तो हमें आसानी से पता चलेगा। हाँ, नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड। वी नो दैट फार्मूला ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। अब यहाँ से हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, तो ये इक्वेशन की जी जो है इक्वेशन की राइट लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ इधर प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी जी इक्वल टू ए माइनस जी। अब यहाँ पे ए और जी की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये फार्मूलाज हमने अप्लाई किया, जिसके जरिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने आसानी से क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। तो इस एलिमेंट्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना वो कितने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 146 है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर जो है ना उसका 92 है। तो इस फार्मूले को इंप्लीमेंट करके हम आसानी से किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले हम ये समझ लेना चाहिए कि एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट्स क्या होता है। कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, जब सपोज कर लेंगे कि एक एलिमेंट है, जब आप उस एलिमेंट को उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को किसी दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ जब रिलेट करते हैं, तो उस एवरेज एटॉमिक मास को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हमारे आर्थ क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर हम ज़्यादातर जो है ना वो कार्बन के ज़रिए सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डिवाइड करती हैं और एक्सप्रेस करते हैं। क्यों? अब कार्बन को हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि कार्बन जो है ना वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है और अर्थ क्लास के अंदर इसकी क्वांटिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। और जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, तो उनके अंदर कार्बन कंटेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम कार्बन से क्या करते हैं, इसको रिलेट करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, relative atomic mass या फिर atomic mass unit, it is the average mass of an atom of that element as compared to the 1/12 of mass of an carbon isotope। मीन एक आपके पास कोई भी एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास आपने 1/12 ऑफ द कार्बन आइसोटोप्स के साथ क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास उसका कैलकुलेट करना है। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, आपके पास कोई भी एलिमेंट है 1/12 ऑफ द कार्बन आइसोटोप्स। कार्बन आइसोटोप्स का मतलब क्या है, अब आइसोटोप किस चीज़ को बोलते हैं, आइसोटोप इस चीज़ को बोलते हैं कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। इसी तरह कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कार्बन 12 आइसोटोप्स के साथ उसको रिलेट करना है। कार्बन 12 आइसोटोप्स जो है ना वो इसकी नेचुरल रिडंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इससे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको इससे रिलेट करते हैं। तो जो भी हमारे पास एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का निकलता है, तो हम उसको एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, अगर यही हमारे पास जो एवरेज एटॉमिक मास है इसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एटॉमिक मास यूनिट बन जाता है। ठीक है, व्हेन एटॉमिक मास this relative atomic mass expressed in grams, then it is atomic mass unit। ये क्या मतलब है, atomic mass unit, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU, atomic mass unit AMU। और 1 AMU is equals to 1.66 into 10⁻⁻12 ग्राम। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसके जरिए हम relative atomic mass या फिर atomic mass units कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको अपने रिलेटिव एटॉमिक मास में कैलकुलेट कर लेंगे तो 1.672 into 10⁻⁻24 ग्राम। सेम आपके पास मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 AMU, ये आपका एटॉमिक मास यूनिट में इसका मास आ जाएगा, और इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 1.67 into 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। सेम आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 5.486 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर 9.106 into 10⁻⁻24 ग्राम रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट्स किसी भी एलिमेंट्स के कैलकुलेट्स आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। अब किसी भी एलिमेंट का, आप किसी भी सब्सटेंस का आप क्या कर सकते हैं, केमिकल फार्मूला कैसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। अब
कोई भी आपके पास जाहिर सी बात है एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके फार्मूले को हम कैसे राइट कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो वो स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं, साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीक़ेकार है, इसको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं समझना, बिल्कुल आसान है। इसके बहुत ज़्यादा आसानी से स्टेप्स हैं, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, फिर अब आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सपोज कर लें कि आपने जो है वो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का जो है ना वो केमिकल फार्मूला राइट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। दो एग्जांपल्स हैं कि आपने सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इनके सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na एंड क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो होता है Cl। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को राइट अप कर लेना है, ठीक है। तो सपोज कर लेंगे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल Cl। तो हमने इन दोनों को जो है ना वो राइट अप लिखना है। अब दोनों को लिखना कैसे है, तो पहला स्टेप ये है कि हमने केटाइंस को पहले लिखना है, एनाइंस को बाद में लिखना है। मीन्स के केटाइंस आर रिटन बिफोर एनाइंस, तो केटाइंस को पहले लिखना है, एनाइंस को बाद में लिखना है। अब सोडियम जो है ना वो इसमें केटाइन है। केटाइन किस चीज़ को बोलते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज आयन होता है उसे केटाइन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज जो होता है उसे एनाइन बोलते हैं। तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने सोडियम को पहले लिख लिया और क्लोरीन को बाद में लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, केटाइंस आर रिटन बिफोर एनाइंस। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि केटाइंस और एनाइंस की आपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो उसका वैलेंसी नंबर है, उसकी टॉप पोजीशन पे शो करना है। जैसे कि ये सोडियम है, इसकी जो वैलेंसी है वो +1 है, वो मैंने इसकी टॉप पोजीशन पे शो कर दी। इसी तरह क्लोरीन है, इसकी मैंने वैलेंसी जो है ना इसकी टॉप पोजीशन पे शो कर दिया। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि उनकी वैलेंसीज को उसकी टॉप पोजीशन पे शो करना है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि दोनों एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज हैं उनको क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए क्या कर देना है, हमने रिप्लेस कर देना है। सपोज आपके पास ये सोडियम की जो वैलेंसी है वो +1 है, ये रिप्लेस होकर क्लोरीन के पास चली जाएगी, और जो क्लोरीन की वैलेंसी है -1 वो रिप्लेस होकर सोडियम के पास आ जाएगी। तो ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए आपने क्या करना है, आपस में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स या फिर एलिमेंट्स की वैलेंसीज को आपस में एक्सचेंज कर देना। तो स्टेप 4 में मैंने आपको ये शो करके दिखा दिया है कि सोडियम और क्लोरीन की जो आपस में वैलेंसीज थी वो एक्सचेंज करके लिखी है। अब जब आप एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने उनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए रिप्लेस कर देना है तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन साथ नहीं लिखने, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन के अंदर नहीं आती। तो स्टेप 4 में मैंने ये रिप्रेजेंट करके लिखा। अब फिफ्थ स्टेप पे आने से पहले आपको एक बात बता, तो अगर तो एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होगी, सपोज 1 है दोनों की वैलेंसी, या 2 है या 3 है, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो हमारे पास वैलेंसीज डिफरेंट होंगी तो हम उसको लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्टेप 5 के अंदर मैंने ये बताया कि अगर तो हमारे पास वैलेंसीज दोनों की सेम है तो यहाँ पे 1 थी तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली जो फिफ्थ स्टेप है वो हमें ये बता रहा है कि हमने सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला कैसे राइट करना है। ये सोडियम क्लोराइड का फाइनल फार्मूला। इसका एक एग्जांपल है कि अगर वैलेंसी सेम ना हो तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिखी है जो कि कैल्शियम क्लोराइड है। तो सबसे पहले आप कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, और कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2+ होती है और क्लोरीन की -1। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सबसे पहले केटाइंस को लिखेंगे, फिर एनाइन को लिखेंगे। सेकंड स्टेप में उन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैलेंसी नंबर को शो करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि इनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए आप रिप्लेस कर देंगे। अब क्लोरीन की 1 है और कैल्शियम की 2 है, जो कि 1 इस साइड पे आ गई 2 इस साइड। अब ये दोनों जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, तो इसीलिए हम फाइनल स्टेप में जो है वो इन सब की वैलेंसी को शो करेंगे। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। Cl2 के साथ लिखिएगा मकसद, फिर ये है कि इसकी वैलेंसी 2 है। सो कैल्शियम क्लोराइड का फाइनल स्टेप ये हो जाएगा। अगर हमारे पास सपोज कर लें कि एक ऐसा एनाइन है जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो तब हम उसकी वैलेंसी को कैसे शो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है जिसके जैसे कि ये सल्फेट आयन है SO4, इस पूरे के ऊपर जो है ना वो 2 नेगेटिव चार्ज है। तो तब हम इसको क्या करेंगे, तो इसको लिखने के लिए सारे के सारे स्टेप्स वही हैं, लेकिन जब हम
वैलेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए करते हैं, तो जब हम ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो +3 होती है और सल्फेट 2 नेगेटिव है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने केटाइन को पहले लिखना है, A9 को बाद में लिखना है। अब यहाँ पे A9 जो है ना वो ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो इसीलिए सेकंड स्टेप में जब आपने इसकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करना है तो ये आपके पास सिंगल एटम है, ये आपके पास जो है ना वो ग्रुप ऑफ एटम है सल्फेट। तो आपने क्या करना है कि ग्रुप ऑफ एटम्स को पैरेंथेसिस में लिखना है, ये जिस तरह पैरेंथेसिस में। बाकी अब 3 वाली वैलेंसी सल्फेट के पास है और 2 वाली वैलेंसी एल्यूमिनियम के पास। तो फाइनली जो हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा। तो इस मेथड के जरिए हम केमिकल फार्मूला आसानी से राइट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला केमिस्ट्री के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कोई भी एक फार्मूला जिसके अंदर तमाम के तमाम एटम्स की तादाद आपको एक फार्मूले की सूरत में मौजूद होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो द फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तमाम के तमाम एटम्स की तादाद को जाहिर करने वाला जो फार्मूला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये C6H12O6 इज अ फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो फार्मूला है उसके अंदर कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तमाम एटम्स की तादाद आपको जाहिर की गई है। तो ये जो फार्मूला कहलाता है ये क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। मींस कि द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तमाम की तमाम एटम्स की तादाद को जाहिर करने वाला जो फार्मूला, तो इसके क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल C6H12O6, अब ये ग्लूकोज के फार्मूले के अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह बेंजीन का जो फार्मूला है बेंजीन का वो है C6H6। अब इसमें 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन एटम्स हैं। तो टोटल इसके अंदर जितने कार्बन एटम हैं और जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी तादाद को हमने रिप्रेजेंट किया एक फार्मूले की सूरत में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिमिलरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसके अंदर तमाम हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की तादाद को शो किया गया, ये फार्मूला क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला को समझने से पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने इसलिए बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूले में एटम्स की तमाम तादाद को शो किया जाता है। अब एम्पिरिकल फार्मूला में क्या किया जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला में आपको किस पूरे फार्मूले की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट की जाती है। यानी कि एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी एटम के मॉलिक्यूल्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करे, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर किस चीज़ को बोलते हैं, होल नंबर जो है ना वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इस होल नंबर रेशियो के अंदर एटम्स की तादाद को जाहिर किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2O। अब ये किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इसकी कैलकुलेट की गई है। वो कैसे की गई है मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इस रेशियो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो ये हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब जितने जितने एटम्स थे हमने वहाँ कैलकुलेट करके लिख लिए कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन। अब इस सिंपलेस्ट ये जो हमारे पास पूरी की पूरी ये जो रेशो बन गई है ये एक्चुअल रेशो है। अब इस एक्चुअल रेशो को सिंपलेस्ट रेशो में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। सपोज इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही सेम आंसर आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 3 6 3 एक इसकी सिंपलेस्ट रेशो आ गई है बनिस्बत इसके। अब इसको मजीद अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1 2 1 एक रेशो बन जाती है। अब इसको मज़ीद अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 1 और 1 वाली जो रेशो है ये फ्रैक्शंस के अंदर आ जाएगी, 1.5 या 0.5। तो हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए बिकॉज की डेफिनेशन में हम पता है कि होल नंबर रेशो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो बन गई है C1H2O1, तो ये मैंने यहाँ कैलकुलेट की CH2O। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो किस चीज़ की, ग्लूकोज के फार्मूले की आ रही है। तो इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला।
ठीक है। अगेन इसकी डेफिनेशन, द फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का एग्जांपल। सेम C6H6 है तो इसको हम सिमिलरली इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये CH आपके पास इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका HO जो है ना वो इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट होगा। और एक फार्मूला है जिसके जरिए हम इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिलेट कर सकते हैं, तो वह है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फार्मूला। ये किस तरह से हम n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फार्मूला, ये n किस चीज़ के इक्वल होता है, ये n जो है ना वो हम सिंपलेस्ट नंबर निकाल लेते हैं यहाँ से। जैसे कि हमारे पास ये इस सिंपलेस्ट नंबर रेशो को मैंने कैलकुलेट किया, तो ये जो साइड में जिस नंबर से मैंने इसको डिवाइड किया था, ये 2 और 3, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6, तो ये 6 जो है वो n यहाँ पे बन जाएगा इन केस ऑफ ग्लूकोज फार्मूला। अब इस फार्मूले को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इस फार्मूले को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो ये वापस ये चीज़ बन जाती है। तो ये नंबर हमने कैसे कैलकुलेट किया, वहाँ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से कैलकुलेट किया, तो हम ये उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिंपली वर्ड्स में हम इसे यूँ कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सिंपल मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, वेयर n इज द नेचुरल नंबर डिजिट जो कि स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे था, इसी तरह मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कि आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर तमाम एटम्स की तादाद है, उस तमाम एटम्स के मैसेस को जब आप प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो वो जो टोटल आपके पास मैस आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मीन्स आपके पास सपोज कर लें कि कोई एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेस को जब हम प्लस कर लेंगे तो जो हमारे पास फार्मूला मास आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। और डेफिनेशन, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर तमाम के तमाम एटम्स के मैसेस को जब हम ऐड कर लेते हैं तो जो हमारे पास मैस आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 71 AMU। इस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो मॉलिक्यूलर मास है वो है 32 AMU। इसी तरह H2O वाटर, इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो 18 AMU। मीन्स आपके पास कोई भी एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को हम ऐड कर लेंगे तो जो जमा करके हमारे पास मैस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। इसी तरह फार्मूला मास क्या होता है कि जितने भी आपके पास फार्मूला यूनिट्स होते हैं, फार्मूला यूनिट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फार्मूला यूनिट्स के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl जो है वो हमारे पास एक फार्मूला यूनिट है, तो इस फार्मूला यूनिट्स के अंदर जितने एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मैसेज को जब हम ऐड कर लेंगे आपस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला मास। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट, जितने भी फार्मूला यूनिट के अंदर एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला मास बन जाएगा। फॉर एग्जांपल NaCl, इसका फार्मूला यूनिट मास कितना हो जाएगा हमारे पास 58.5 AMU। इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एटॉमिक फार्मूला मास जो है वो क्या बन जाएगा 100 AMU। अब ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर हमें आसानी से समझ आ जाएगा। अब एग्जांपल 1.2 हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। अब नाइट्रिक एसिड का हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेंगे इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अब नाइट्रिक एसिड के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 3 है, हाइड्रोजन भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 3। अब हम क्या करेंगे, इन सब के एटॉमिक मैसेज को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। हियर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ 3 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि 3 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। इस तरह मास आपके पास आ जाएगा 1 + 14 + 3 × 16। अब 16 ऑक्सीजन का मास है, अब 3 ऑक्सीजन है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 + 14 + 48, 16 3 = 48, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 63 AMU। तो टोटल आपके पास नाइट्रिक एसिड का HNO3 का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 63 कैलकुलेट होता है।
ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1.2 थी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1.3। एग्जांपल नंबर 1.3 जो है ना वो फार्मूला यूनिट्स को कैलकुलेट या फार्मूला मैथ्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उससे रिलेटेड एग्जांपल। हियर कैलकुलेट द फार्मूला मैथ्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट एक फार्मूला यूनिट है, तो इस फार्मूला आयनिक सब्सटेंस है, तो आयनिक सब्सटेंस के हम क्या करेंगे, एटॉमिक मासेस को आपस में ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला यूनिट। फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्यूशन है एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39 AMU, इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 AMU एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। तो अब आपने क्या करना है, फार्मूला मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो इसको ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 39 पोटेशियम का, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास कितना है, 39 प्लस 32 प्लस 16 4 64, तो ये टोटल करके हमारे पास कितना आ जाता है, 174 AMU। तो हमारे पास पोटेशियम सल्फेट का जो फार्मूला मास है वो हमारे पास है 174 AMU। ये हमारे पास फाइनली जो है ना वो फार्मूला मास कैलकुलेट हो गया पोटेशियम सल्फेट। चलिए फ्रेंड्स, आज तक हमारा टॉपिक जो है ना वो यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मज़ीद पार्ट जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जाने से पहले आप हमारे चैनल mastertree.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।